गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप? करें स्टार्ट। चलो, एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है बच्चों। चैप्टर नंबर 8, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और कल की क्लास में हमने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में देख लिया था। रिटर्न्स टू अ फैक्टर के बारे में तो अभी देखा नहीं, शायद से आज की क्लास में हम कर ले। ठीक है, चलो अभी तक आपको वो रिवाइज कराता हूँ जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। प्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किस में ट्रांसफॉर्मेशन? इनपुट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इनपुट में को ट्रांसफॉर्म करके हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? आउटपुट में लेके आते हैं उसे। ठीक है ना? तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को या इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। आउटपुट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इनपुट चाहिए होता है। और एक जो प्रोड्यूसर होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है? यूज करता है गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि लैंड का यूज करता है, लेबर का यूज करता है, कैपिटल का यूज करता है और एंटरप्रेन्योर का यूज करता है। एक प्रोड्यूसर होने के नाते आप हमेशा ये जानना चाहोगे कि इतना आउटपुट बनाने के लिए कितने इनपुट चाहिए, या जितने आपके पास इनपुट है उसमें आप मैक्स टू मैक्स कितना आउटपुट जनरेट कर सकते हो। आप हमेशा ये जानना चाहोगे। बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन की। जो रिलेशनशिप होती है ना, ये जो टेक्निकल रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? इनपुट के और आउटपुट के बीच में, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। और इसको हम कैसे रीड करेंगे? क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, हाँ, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज, बोलो ना, इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है? लेबर एंड कैपिटल। क्वांटिटी ऑफ एनी गुड इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है ना? प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्निकल रिलेशनशिप होती है फिजिकल इनपुट के बीच में और फिजिकल आउटपुट के बीच में। और जैसे कि बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया कि अगर अपने को क्या करना है, 2000 शर्ट्स बनानी है बच्चों, तो 2000 शर्ट्स कैसे बना पाएंगे हम? 10 लेबर को यूज करके और 2 लाख रुपए लगा करके, 2 लाख रुपए की कैपिटल लगा करके। इसका मतलब ये है कि आप मैक्सिमम 2000 शर्ट बना सकते हो 10 लेबर और 2 लाख रुपए को यूज करके। हाँ बोलो ना। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि कम से कम 10 लेबर और 2 लाख रुपए तो चाहिए 2000 शर्ट बनाने के लिए। फिर फर्स्ट कपल ऑफ कॉन्सेप्ट है हमारा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ठीक है ना? शॉर्ट रन में सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के अंदर हम आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। केवल किस में चेंज करके? वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके। वेरिएबल फैक्टर क्या होगा? लेबर होगा। एक फैक्टर क्या रहने वाला है बच्चों? फिक्स रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। वेरिएबल बच्चों कैपिटल नहीं होगा, बिकॉज कैपिटल में क्या होगा ना, कैपिटल से हम ना कैपिटल को जो यूसेज हम लगाएंगे वो बेसिकली किस में लगाएंगे? प्लांट एंड मशीनरी में लगाएंगे। और शॉर्ट रन इतना इनफ टाइम पीरियड नहीं है कि उसमें हम प्लांट को क्या कर सके? चेंज कर सके या नया प्लांट लगा सके। शुरुआत में क्या होगा, अगर कम टाइम है हमारे पास तो कम टाइम में अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एक सर्टेन लिमिट तक हम केवल लेबर को बढ़ा करके ही क्या कर सकते हैं? आउटपुट को ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि शॉर्ट रन में एक इंसान के लिए बहुत इजी नहीं होगा फैक्ट्री को एक्सपेंड करना, नई टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना, ठीक है ना, नई मशीनरी पे स्विच करना। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है शॉर्ट रन में। ठीक है। लॉन्ग रन में हम आउटपुट को बच्चों बढ़ा सकते हैं। ये इतना टाइम पीरियड होता है कि जहां पे हम आउटपुट को बढ़ाएंगे सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज करके। मतलब इसमें फिक्स फैक्टर का और वेरिएबल फैक्टर का कोई डिफरेंस रहता ही नहीं है ना? ये डिफरेंस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और सारे के सारे फैक्टर्स कैसे हो जाते हैं बच्चों? वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है। और ये इतना इनफ टाइम होता है कि इसमें हम नई टेक्नोलॉजी पे स्विच कर सकते हैं, नए प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करा सकते हैं, प्लांट को अपने एक्सपेंड कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। और नोट में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो डिस्टिंक्शन होता है, डिफरेंस होता है, वो कोई कैलेंडर पीरियड नहीं होता, वो कोई फिक्स टाइम नहीं होता। ये तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है। मे बी 6 महीने का टाइम किसी इंडस्ट्री के लिए क्या हो? शॉर्ट रन हो। क्या हो? शॉर्ट रन हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी इंडस्ट्री के लिए 1 महीने का टाइम ही क्या हो? लॉन्ग रन हो। ठीक है ना? बिल्कुल ये हो सकता है। नेक्स्ट कपल ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं? जिनका जो यूज होता है ना, वो क्या हो सकता है?
चेंज हो सकता है विद द चेंज इन आउटपुट। जैसे ही आप क्या करोगे, आउटपुट को क्या करोगे, चेंज करोगे। आप आउटपुट को ज्यादा करना चाहते हो तो वेरिएबल फैक्टर क्या लगेंगे, आपको ज्यादा लगेंगे, और अगर आप आउटपुट को कम करना चाहते हो तो वेरिएबल फैक्टर कम लगेंगे। ठीक है ना। तो जिनका यूज चेंज हो जाता है, जिनका यूज चेंज हो जाता है, ठीक है ना, किसके चेंज होने से, आउटपुट के चेंज होने से, वो वेरिएबल फैक्टर होते हैं, जैसे कि लेबर या रॉ मटेरियल वगैरह। और वेरिएबल फैक्टर बच्चों जीरो रहेंगे अगर आउटपुट क्या है, जीरो है। आउटपुट अगर जीरो है तो वेरिएबल फैक्टर की रिक्वायरमेंट भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। बात करते हैं फिक्स फैक्टर की, जिनका यूज क्या नहीं होता बच्चों, चेंज नहीं होता। जिनका यूज चेंज नहीं होता आउटपुट के कम या ज्यादा होने से, वो भी शॉर्ट रन में, वो कौन से होते हैं, बिकॉज लॉन्ग रन में तो क्या ही हो जाते हैं, सारे के सारे वेरिएबल हो जाते हैं, है ना। फिक्स फैक्टर जैसे कि कौन रहेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स वगैरह, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, ठीक है ना। और नोट में लिखा हुआ है कि लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। फिक्स और वेरिएबल में कोई भी डिफरेंस होता नहीं है। मैं अपने आप को तो नहीं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना सबको। चलो आगे क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा, और इसमें भी सबसे पहला क्या है बच्चों, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट बताता है कि आउटपुट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किसके चेंज होने से, वेरिएबल फैक्टर के चेंज होने से। किसके चेंज होने से, एज्यूमिंग नो चेंज इन द अदर फैक्टर। बाकी जो दूसरे वाला फैक्टर है वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपको पता है कि शॉर्ट रन में एक वेरिएबल होता है और एक फिक्स होता है, तो वेरिएबल के चेंज होने से आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये जो रिलेशनशिप होती है ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, QX इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल बार। ठीक है ना, कैपिटल को बार से डिनोट करते हैं, वो शो करता है कि ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने 40 से शर्ट कितनी कर दी, 45 कर दी, 45 कर दी बाय चेंज इन द वन यूनिट ऑफ लेबर, है ना। एंड द कैपिटल रिमेन्स द कांस्टेंट या सेम। वो क्या है, कैसी है, सेम है, कांस्टेंट है, बाकी केवल हमने एक यूनिट बढ़ाई लेबर की, तो हमारा जो आउटपुट है वो चेंज हो गया। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में बच्चों LVP आता है, आज की क्लास में शायद हम ये देख लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट की स्टडी करता है, आउटपुट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किसके चेंज होने से, सारे के सारे फैक्टर इनपुट चेंज होने से, बिकॉज लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर इनपुट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। और जो बच्चों रेशियो रहता है ना अलग अलग इनपुट का, वो सेम रहता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर। मतलब कल भी मैंने इस चीज को बताया था आपको कि अगर 10 लेबर लगाई है हमने और 1 लाख रुपए की एक मशीनरी लगाई है, तो अगली एक पूरी मशीनरी लेके आओगे, आधी मशीनरी लेके आओगे, तो 1 लाख के कंपैरिजन में अभी जब नेक्स्ट प्लांट लगाओगे आप अपना दूसरी कैपेसिटी वाला, तो 2 लाख रुपए लगेंगे, है ना। 10 लेबर लग रही है तो डबल हो जाएगी, 20 लेबर लगेगी, और साथ में आउटपुट भी क्या हो जाएगा बच्चों, डबल हो जाएगा। तो उसमें रेशियो सेम रहता है, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में रिटर्न्स टू स्केल जनरेट होता है। ये दो पॉइंट मैंने होल्ड पे रखे हैं, ये वाला और LVP वाला, आज की क्लास में कर लेंगे। इस फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, QX इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल बार। यस और नो, नहीं ना, ऐसा नहीं है ना, बार नहीं आएगा। बार किस में आता है, शॉर्ट रन में आता है। आप देखो यहाँ पे 40 शर्ट बना रहे हैं 5 लेबर को यूज करके और 400 रुपए लगा करके, लेकिन 80 शर्ट बना रहे हैं हम 10 लेबर को लगा करके और 800 रुपए लगा करके। रेशियो क्या है यहाँ पे, सेम है, 1:2 का रेशियो है। यस और नो। अच्छा, आज की बच्चों फ्रेश क्लास स्टार्ट करते हैं, और एक नया कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे कि हमने कल भी बोला था कि अभी तक हम कपल में कर रहे थे, अभी यहाँ पे ट्रिपल में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ठीक है ना। तो तीन तीन, एक बच्चा कोई तो बोला था कि कोई बच्चा भी आ गया और बच्चा बड़ा शैतान है। चलो देखते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना बच्चों, सारे के सारे इनपुट यूज करके, सारे के सारे इनपुट यूज करके, चलो पहले उसके पहले भी एक बेसिक बताता हूँ। इनपुट को यूज करके जितना भी आउटपुट आया है, इनपुट को यूज करके जो आउटपुट आया है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। देखना पहले बुलेट में क्या लिखा है, बहुत सिंपल, प्रोडक्ट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स। प्रोडक्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गुड्स, मतलब जैसे वॉल्यूम मतलब जैसे 1000 शर्ट बन के आई है, क्वांटिटी, वॉल्यूम का मतलब है क्वांटिटी। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म। एक फर्म ने कितना वॉल्यूम जनरेट किया है, कितनी क्वांटिटी जनरेट की है,
और एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के अंदर, जैसे कि 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, कुछ भी हो सकता है, टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। एक टाइम पीरियड के अंदर एक फर्म ने टोटल वॉल्यूम कितना जनरेट किया है, टोटल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की है, वो जो प्रोड्यूस हुई हुई क्वांटिटी उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स विच आर एज फॉलोज। इसको हम बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो टोटल प्रोडक्ट जिसको हम प्यार से टीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट, नाम सुना है ना मार्जिनल आपने, है ना। आज तो काफी दिन के बाद आया है कि मार्जिनल के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि लगभग लगभग हर एक चैप्टर में आएंगे, डिमांड और सप्लाई वाले के छोड़ करके लगभग सारे चैप्टर में। अभी हम पीछे 2 चैप्टर छोड़ के आए हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट, वहां पे भी आएंगे। तो यहाँ पे हम बच्चों पढ़ेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, टीपी, एमपी, एपी, ठीक है। वन बाय वन इनको देखना चालू करते हैं। क्या बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों जैसा, 4th क्लास के बच्चों को बता देना तो वो भी समझ जाएगा। टीपी की बात करते हैं, टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? सारे के सारे इनपुट को यूज करके टोटल आउटपुट कितना जनरेट हुआ, ये क्या है? टोटल प्रोडक्ट है। क्या है? मान लिया मैंने 1 लाख रुपए लगा करके और 10 लेबर को लगा करके 5000 शर्ट्स बनाई, तो 5000 शर्ट्स क्या है? टोटल प्रोडक्ट। हाँ बोलो ना। तुम बोलोगे नमन भैया ये बताओ प्रोडक्ट में और टोटल प्रोडक्ट में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है उसमें। प्रोडक्ट तो बच्चों एक जनरल टर्म है जहां पे हम ये बोल रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम जो भी जनरेट किया है ना, जो वॉल्यूम जनरेट किया है किसने? फार्म ने, वो क्या है? प्रोडक्ट है। लेकिन टोटल, टोटल की बात कर रहे हैं, हालांकि इतना कुछ ऐसा कोई फर्क नहीं है इतना ज्यादा, बस उसमें ये बोल रहा है कि टोटल इनपुट लगा करके टोटल आउटपुट कितना आया, ये टोटल प्रोडक्ट है। एक बार देख लो, टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कि टोटल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है, प्रोड्यूस बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद अ गिवन नंबर ऑफ इनपुट। जो हमारे पास इनपुट थे उनको यूज करके टोटल प्रोडक्शन जो भी हुआ उसे क्या बोल रहे हैं? टोटल प्रोडक्ट बोल रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज टोटल आउटपुट। इसे क्या भी बोल सकते हो आप? टोटल आउटपुट भी बोल सकते हो, टोटल रिटर्न भी बोल सकते हो। रिटर्न, रिटर्न क्यों बोल रहे हैं? इनपुट लगा करके कुछ मिला ना हमें, आउटपुट मिला, ठीक है ना, तो उसे टोटल रिटर्न भी बोल सकते हो और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, माने टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? बोलो फिजिकल बीच में लगा लो, नहीं लगा लो, बात एक ही है, उसका मतलब वही है। लगाओगे तो पता पड़ जाएगा, नहीं लगाओगे तो उसका मतलब ही वैसा है। अरे फिजिकल प्रोडक्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट बन के आएगा, है ना। तो बेसिकली मेनली यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि जो टैंजिबल गुड्स होते हैं ना, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं, तो उनकी बात कर रहा है। तो कुछ भी बोलो, टोटल प्रोडक्ट को टोटल आउटपुट बोलो, टोटल रिटर्न बोलो, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोलो, बात तो एक ही है। कोई डाउट तो नहीं है आपको? देखना, फॉर एग्जाम्पल इफ 10 लेबर प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स ऑफ द शर्ट, अगर 10 लेबर कितनी शर्ट बनाती है? 100 शर्ट बनाती है, देन द टोटल प्रोडक्ट इज 100 यूनिट्स। तो टोटल प्रोडक्ट कितना होगा? 100 यूनिट्स होगी। कोई डाउट है आपको? नहीं। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट। बहुत सिंपल, बहुत आसान और पुराना कॉन्सेप्ट है। एक एडिशनल लेबर को लगा करके, एक 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 कुछ बचपन की यादें ताजा हो रही है, जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे, गले में बोतल डाल के आया करते थे और ऐसे बोलते थे कि नमन भैया, नमन भैया हमें क्या पढ़ाओ? यूटिलिटी पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? और फिर वो जमाने में मैं आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाता था। हाँ बोलो ना। और आपस में तुम ऐसे करते थे, नमन भैया इसने मेरी पेंसिल छीन ली, इसने मेरा लंच खा लिया, जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे नन्हे मुन्ने। हाँ बोलो ना, बचपन की बात है ना वो। तब भी तो पढ़ते थे हम मार्जिनल, मतलब मार्जिनल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तब भी तो पढ़ते थे, आज भी वही है कि एक एडिशनल लेबर को लगा करके, एक एडिशनल लेबर को लगा करके एडिशनल प्रोडक्शन कितना हुआ, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। ध्यान से सुनो, 10 लेबर 1000 शर्ट बना रही है, 10 लेबर 1000 शर्ट बना रही है। अब मैंने 11 लेबर लगा दी, कितनी लेबर लगा दी? और अब वो 1050 बना रहे हैं। कितनी बना रहे हैं? 1050 शर्ट बना रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एमपी कितना है? एमपी 50। कितना? कैसे पता पड़ा आपको? हाँ, एक एडिशनल लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया? 50 किया।
10 कितनी कर रही है? 10 लेबर जो है वो कितनी शर्ट बना रही है? 1000। और 11 लेबर कितने बना रही है? 1050 शर्ट्स बना रही है। तो 11वें ने कितना बनाया? 50। कितना बनाया? 50। एक एडिशनल लेबर ने एडिशनल प्रोडक्शन कितना किया? 50। दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट। हाँ बोलो। देखो, अगर आपको एमपी निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? एमपी निकालना है। क्या आप ऐसे निकाल सकते हो? एमपी टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। नहीं समझा? टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth लेबर, टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन लेबर, मतलब एन लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया है, माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन माइनस 1 लेयर। आप मुझे बताओ ये सही है या नहीं है? हाँ जी। कुछ इनकंसिस्टेंसीज कुछ आपको लग रही है? बचपन की यादें तो ताजा हो रही है? हाँ बोलो ना। वेरी गुड। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये वाला फॉर्मूला, मैं क्या पूछना क्या चाहता हूँ आपसे कि ये वाला फॉर्मूला कभी लग पाएगा? जब नंबर कैसे चल रहे हो? कॉन्जिक्यूटिव चल रहे हो। याद आ रही है आपको वो यूटिलिटी की? अरे जब मैं बोलता था कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से एडिशनल आपको सेटिस्फेक्शन इतना मिला, है ना, और फिर मैं बीच बीच में आपको क्या कर देता, वहां पे गैप ज्यादा कर देता था, फिर आप कुछ तो डिवाइड करके बताते थे, सही और नो? अच्छा, यहाँ पे क्या है, जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर चलेंगे, मतलब लेबर मैंने 10 11 12 13 ऐसे की तो सही है, लेकिन अगर लेबर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मैंने सीधा 10 से 15 कर दी, 20 कर दी, 25 कर दी, तो उस केस में तो अपने को फिर दूसरे वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, जो एवरग्रीन वाला है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है। हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? चेंज इन प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? चेंज इन प्रोडक्शन। मतलब जैसे 10 लेबर ने यहाँ पे कितनी शर्ट बनाई? 1000। अगर मैं बोलूं 15 लेबर ने बच्चों कितनी शर्ट बनाई है? 1300 शर्ट बनाई है। कितनी बनाई है? 1300 बनाई है। तो मुझे बताओ एमपी कितना आएगा? एमपी कैसे निकालोगे आप? चेंज कितने का आया? टोटल प्रोडक्शन में चेंज कितने का आया? 300 का। 300 शर्ट कितने लेबर ने बनाई है एक्स्ट्रा? 5 ने। कितने बनाई है? 5 ने। पहले 10 थी, अभी कितनी हो गई? 15। तो एक ने कितनी बनाई होगी? 60। 600 नो आ गया ना? अच्छा, ये 300 क्या है बच्चों? 300 को मैं डेल्टा टीपी बोल सकता हूँ, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, और नीचे में क्या बोल सकता हूँ? डेल्टा एल या डेल्टा क्यू बोल दो। मतलब कुछ नहीं है, क्यू का मतलब यहाँ पे क्या है? लेबर है। चाहे तो एल बोलूं मैं, चाहे वो तो नोटेशन है, कुछ भी लिख सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मुझे बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या गाने गा रहा हूँ? ये सर के ऊपर से जा रहे हैं? आ रहा है ना? पहले बस ये बताओ मेरे को, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एक एडिशनल लेबर को लगा करके एडिशनल प्रोडक्शन कितना हुआ, वही क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट है। और इसको कैसे निकालेंगे? जैसे 10 लेबर ने 1000 शर्ट बनाई, 11 लेबर ने कितनी बनाई? 1050 बनाई, तो 11वें ने कितना बनाया? 50 यूनिट बनाई। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला तो तब काम में आ जाएगा, टीपीएन माइनस 1। कब? जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। लेकिन जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं होंगे तो उस केस में ये हमारा एवरग्रीन, ये इसमें भी लग जाएगा, इस वाले केस में भी लग जाएगा, और उस वाले केस में भी लग जाएगा। मतलब किसी भी केस में लगा लो आप उसे। क्या? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, कि टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है। जैसे मेरे एग्जांपल में 300 का चेंज हुआ है, 1000 से कितनी हो गई? 1300 हो गई, तो कितने का चेंज आया प्रोडक्शन में? 300 यूनिट का। लेकिन क्या 300 यूनिट एक ही बंदे ने बनाई है एक्स्ट्रा? कितने ने बनाई है? 5 ने बनाई है। जब 300 यूनिट 5 ने बनाई है, तो एक ने कितनी बनाई होगी ऑन एन एवरेज? 60। तो यही क्या हो गया बच्चों? मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। कोई डाउट हो तो बताओ, देखना इधर। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एडिशन होता है, ये एड ऑन होता है किसमें? टोटल प्रोडक्ट में, कि टोटल प्रोडक्शन में कितना एड ऑन हुआ। when one more unit of a variable factor is used in the process of production। जब प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाया, यानी कि लेबर लगाया, उसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन में कितना क्या हुआ है? एड ऑन हुआ है, कितना चेंज हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर एमपी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा एल भी बोल सकते हैं, मतलब लेबर में कितना चेंज आया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। एमपी स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट, डेल्टा टीपी स्टैंड फॉर चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट,
एंड डेल्टा क्यू स्टैंड फॉर चेंज इन द नंबर ऑफ लेबर। कोई डाउट है क्या? अच्छा मेरे को एक बात बताओगे आप, अपन लोगों को ये डेल्टा टीपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा टीपी इज इक्वल टू न्यू टीपी माइनस ओल्ड टीपी, ऐसे तो निकालेंगे। और डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे? हाँ, न्यू लेबर माइनस ओल्ड लेबर। मतलब इसको गलत इंटरप्रेट मत कर लेना। न्यू लेबर से मतलब है कि टोटल अब कितनी हो गई, ठीक है ना? या न्यू की जगह कभी आप गलत समझो, इसका मतलब टोटल लेबर लिख लो। टोटल लेबर कितनी है अभी के दिन पे, ठीक है ना? और पहले कितनी थी, उसके पहले कितनी थी, ठीक है ना? और बस इसको सॉल्व कर लोगे तो आप क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। कोई शक है क्या? अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल आउटपुट। जैसे टोटल प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे थे, टोटल आउटपुट, ऐसे मार्जिनल प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल आउटपुट। मार्जिनल रिटर्न भी बोल सकते हैं और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। और बच्चों ये आपको कुछ याद आ रहा होगा, टीपी इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी डेल्टा बोल रहा हूँ, समेशन ऑफ एमपी, सिग्मा एमपी। मतलब अगर मार्जिनल प्रोडक्ट को आप एड ऑन करते जाओगे, एड ऑन करते जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टीपी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टीपी, टोटल प्रोडक्ट। क्योंकि जब एडिशनल को आप जोड़ते जाओगे तो तभी तो क्या मिलेगा, टोटल मिलेगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट तो कॉन्सेप्ट इससे इजी है, बहुत बहुत आसान है यार, एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके बाद में आपको एमपी में और एपी में क्या पूछूंगा, फर्क पूछूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एवरेज प्रोडक्ट क्या बोलता है कि ऑन एन एवरेज एक बंदे ने कितना प्रोडक्शन किया है। 100 यूनिट बनाई है 10 लेबर ने, 100 यूनिट बनाई है 10 लेबर ने, तो ऑन एन एवरेज एक बंदे ने कितनी बनाई होगी? ए 100 यूनिट बनाई है 10 लेबर ने, छोड़ो जाने दो यार, 200 यूनिट बनाई है 10 लेबर ने, ऑन एन एवरेज एक ने कितनी बनाई होगी? 20। तो कैसे निकाला तुमने बताना? वेरी गुड, डिवाइड करके। टोटल प्रोडक्ट को किससे डिवाइड कर दिया आपने? नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर दिया। तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक बंदे ने कितना प्रोडक्शन किया है। अब मेरे को ये बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट? वेरी गुड, एक एडिशनल ने कितना करा, दैट्स द राइट आंसर। एक बार क्लैपिंग कर दो भाई, ठीक है ना? अरे नालायको, दूसरे के लिए नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए कैसे होएगी, अच्छे से करो। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, वो लक्ष्य ने बताया कि एवरेज प्रोडक्ट में क्या होता है कि ऑन एन एवरेज निकाल रहे हैं हम कि एक बंदे ने कितना प्रोडक्शन किया है, ऑन एन एवरेज एक बंदे ने कितना प्रोडक्शन किया है। जबकि हम बात कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट में कि एक एडिशनल बंदे ने कितना प्रोडक्शन किया है। समझ में आ रही है आपको बात? ये दोनों में डिफरेंस है। देखो, एवरेज प्रोडक्ट इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, कि एक वेरिएबल फैक्टर ने कितना क्या किया है, प्रोडक्शन किया है पर यूनिट, ठीक है ना? पर यूनिट किसकी, वेरिएबल फैक्टर की, यानी कि एक वेरिएबल फैक्टर ने माने एक लेबर ने कितना आउटपुट क्या किया है, जनरेट किया है पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, मतलब लेबर ने, एक लेबर ने, एक लेबर ने कितना आउटपुट जनरेट किया है, इसी को बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन क्यू। मतलब टोटल प्रोडक्ट कितना है और लेबर कितनी लगी हुई। बात समझ में आ रही है? कोई लिखा है एपी स्टैंड फॉर एवरेज प्रोडक्ट, टीपी स्टैंड फॉर टोटल प्रोडक्ट एंड क्यू स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ लेबर। यहाँ पे डेल्टा नहीं है, यहाँ पे सिंपल है, ठीक है? एवरेज प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज आउटपुट, एवरेज रिटर्न और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है क्या आपको? सिंपल, तीन कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। हाँ तो बोलो। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों, हेडिंग है नेगेटिव एमपी। क्या है? नेगेटिव एमपी। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पूछ रहे हैं कि क्या एमपी कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, एमपी कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ जी, एमपी नेगेटिव हो सकता है कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में, अभी बताता हूँ आपको। ये टेबल देखो,
ध्यान से देखना बच्चों, ये टेबल अगर आपने समझ ली तो वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, और मेरे को जो कॉन्सेप्ट आज बताना है मेन कोर्स में एलवीपी, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये देखो, ये कौन सा फैक्टर है बताना मेरे को? फिक्स फैक्टर है, वेरी गुड। ये कौन सा फैक्टर है? फिक्स फैक्टर है। मान लिया मैंने 1 हेक्टेयर लैंड ली है, तो वो तो शॉर्ट रन में क्या ही रहने वाली है? फिक्स रहने वाली है। सारे बच्चों को पता है, ऊपर हमने एक बुलेट पढ़ा था कल कि शॉर्ट रन में क्या जनरेट होता है? एलवीपी। वो कैसे जनरेट होता है वो बताता हूँ अभी आज, कि एलवीपी क्या होता है और कैसे जनरेट होता है। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि शॉर्ट रन में जो फिक्स फैक्टर है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो लैंड देखो मैंने हर एक लेवल पे कितनी ली है? सेम ली है। माने वो 1 हेक्टेयर कितना भी हो सकता है, ठीक है ना, फिक्स ली है। अच्छा तुम अगले वाला कॉलम देखना, ये लेबर वाला कॉलम देखो। लेबर क्या होते जा रही है? चेंज होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। यस और नो? अच्छा, जैसे जैसे बच्चों हम लेबर बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। टीपी में देखो, टीपी में टीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 1 हेक्टेयर लैंड पे मैंने बस एक लेबर को लगाया, तो उसने कितनी यूनिट जनरेट करके दी? 2 यूनिट जनरेट करके दी। लैंड वही है, मैंने 2 लेबर लगा दिया, तो अब कितना प्रोडक्शन हो रहा है? ऐसे में लेबर बढ़ाते गया, 3 4 5 6 7 8, फिर प्रोडक्शन 9 यूनिट का हुआ, फिर 12 का, फिर 14 का, 15 का, 15 का और फिर 14 का। जल्दी से मेरे को एमपी कैलकुलेट करके दिखाओ। कर सकते हो एमपी कैलकुलेट? टेबल नोट डाउन करो आपकी कॉपी में और जल्दी से एमपी कैलकुलेट करके दिखाओ मेरे को। कैसे निकलता है एमपी? कि एक एडिशनल लेबर ने कितना एडिशनल प्रोडक्शन किया है। अच्छा, यहाँ पे कोई झंझट तो है नहीं, क्योंकि गैप ही कितने कितने का है? 1 1 का गैप है, तो सीधा निकल जाएगा। निकाल लिया एमपी सारे बच्चों ने? कोई डाउट तो नहीं है? देखो मैच करो, एमपी यही आ रहा है क्या? ये जो हमने पहली फोटो क्या बोल रहे हो आप? हाँ, कौन? पहले वाले में नहीं, हम एक पॉइंट को देख करके तो नहीं बोल सकते ना फिक्स है। फिक्स, अगर मैं कोई चीज ये कहूंगा कि फिक्स है, तो मेरे को उसका एक ट्रेंड लेना पड़ेगा ना, 2 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे ना। केवल एक कॉम्बिनेशन को देख करके कैसे बोल सकते हैं कि फिक्स है? यहाँ पे देखो, जब मेरे पास दूसरा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तभी तो मैं बोलूंगा ना कि कौन फिक्स है कौन वेरिएबल। कौन वेरिएबल है? फिक्स कौन है? लैंड फिक्स है क्योंकि वो हर जगह सेम है। कौन चेंज हो रहा है? लेबर। ठीक है ना? ये जस्ट ये मत सोचो कि पहले कॉलम में क्या है या पहली रो में लैंड भी 1 है और लेबर भी 1 है, तो इसलिए वो फिक्स हो गया। बेटा कहीं से तो शुरुआत करनी थी ना हमें, पहले एक लेबर लगाई। अरे जाने दो, अगर मैं इसे 1 छोड़ करके यहाँ पे अगर 2 से स्टार्ट करता हूँ और फिर आगे ऐसे 3 4 5 6 7 8 9, अभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे मत सोचो कि फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, लैंड भी 1 है और लेबर भी 1 है तो फिक्स हो गया। नहीं, फिक्स का और वेरिएबल का हम कब पता लगाएंगे? जब हम आगे 2 3 पॉइंट पे और कंपैरिजन करेंगे। क्यों शिवांशी? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एक एडिशनल लेबर को लगाने से एडिशनल प्रोडक्शन कितना हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे। देखो, एक लेबर से कितनी लेबर हो गई? 2।
एक एडिशनल लेबर आई, और प्रोडक्शन कितने से कितना हो गया, 2 से 5 हो गया। तो एक लेबर लगा करके तो 2 का प्रोडक्शन कर रहे थे हम, और 2 लेबर को लगा करके 5 का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो दूसरे ने कितना किया, 3। तो ये रहा, ये जो एमपी है ऊपर को, हाँ कौन से वाला, जो फर्स्ट वाले पे, अच्छा मैं समझ गया। चलो ये भी डाउट अच्छा, आपने बहुत अच्छा डाउट पूछ लिया है, अदरवाइज तो शायद किसी बच्चे के माइंड में शायद रहता। पहले कॉलम की अगर हम बात करें, पहले कॉलम में 2 आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हमने ऐसे ऐसे डिवाइड किया तो ये एपी होना चाहिए, नहीं किया बच्चों ऐसा। बिकॉज अगर आप इसके ऊपर देखोगे, एक अपने मन से एक कोई कॉम्बिनेशन ले लो, कोई कॉम्बिनेशन क्या है, इसके पहले एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि आपने लेबर क्या लगाई हो, 0 लगाई हो। और सारे बच्चों को पता है, कल की क्लास में हमने देखा था कि अगर वेरिएबल फैक्टर क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो जो टोटल आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखना टोटल प्रोडक्ट भी कितना आएगा, 0। और जब तुमने 0 से एक लेबर पे आए तो देखो एडिशनल प्रोडक्शन कितना हुआ, 2। ये 2 ऐसे आया है, एवरेज करके नहीं आया है। कभी तुम सोचो वो हमने एवरेज कर दिया, 2 को डिवाइड कर दिया 1 से। अच्छा किया कि तुमने पूछ लिया। कितने बच्चों को डाउट था इसमें, अभी क्लियर हो गया, ईमानदारी से हाथ उठाओ। वेरी गुड, 1 2 3 4 5, कई सारे बच्चे हैं। चलो अभी तो समझ में आया क्या, मैं सारा यहाँ से क्लियर कर दूं। कृष्णा भी निकाल के दिखा सकते हो क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट, हाँ तो निकालो ना पूरा। अब तो तूने छाप दिया यहाँ से देख के आ गया समझ में। अच्छा आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे कि क्या एमपी नेगेटिव हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा कब हो रहा है एमपी नेगेटिव, जब यहाँ पे देखो लास्ट में देखो, एमपी 0 भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। सवाल आपसे पक्का पक्का यार 1 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे कि क्या बताओ एमपी 0 या नेगेटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या तो हाँ हो सकता है। एक चीज सुनो बच्चों, लैंड तो फिक्स थी, हम लेबर बढ़ाए जा रहे हैं, क्या बढ़ाए जा रहे हैं, लेबर बढ़ाए जा रहे हैं। एक बात तो बताओ, जब हम लेबर बढ़ाए जा रहे हैं तो एक सर्टेन लिमिट तक ही तो बढ़ा करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब मान लिया इस लैंड पे काम करने वालों की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 6 लोगों की कैपेसिटी है, 5 लोगों की कैपेसिटी है, मान लिया 6 की मान लो, चलो तुम 6 की बोल रहे हो, तुमने बहुत सही सोच समझ के बोला कि 6 लोगों की कैपेसिटी है, ठीक है ना। हम इस पे जबरदस्ती कितने लगाए जा रहे हैं, 7 भी लगाए हमने, 8 भी लगाए, हाँ तो बोलो ना। तो अब क्या होगा, मान लिया जैसे लेट सपोज यहाँ पे हम फार्मिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। अब उस एक पर्टिकुलर एक लैंड पे, एक पीस ऑफ लैंड पे 6 लोगों की जगह है कि वो अपने अपने इक्विपमेंट करके इरिगेशन कर सकते हैं, है ना, और प्रॉपर क्या कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज फार्मिंग में परफॉर्म होती है वो कर रहे हैं। और हमने जबरदस्ती कितने लोग, मतलब ऐसा होता है ना, चलो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ कि घर के जैसे फार्मिंग होता है ना, फार्मिंग फार्मिंग में घर के चाचा ताऊ सब लगे हुए हैं, ठीक है ना, 3 4 5 6 बंदे लगे हुए हैं। हुआ यूं कि कल को संडे है और तुम्हारी छुट्टी है, ठीक है ना, और तुम्हारे घर पे फार्मिंग होती है, तुम्हारे पापा ने पहले दिन ही बोल दिया, ओए सुबह को आ जाइए वहां, ठीक है ना, पानी चलाने जाना है। हाँ बोलो। अच्छा अभी हुआ क्या बच्चों, उस फार्म पे पहले ही लोग काम कर रहे थे, 6 लोग काम कर रहे थे। अभी तुम भी काम करोगे, तुम्हारे छोटे भाई को भी बुला लिया या तुम्हारे बड़े भाई को भी बुला लिया, अब तुम भी काम कर रहे हो। देखने में बच्चों क्या लग रहा है, तुम क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। देखने में तो ऐसा लग रहा है, गली कहना विकास सर का, गली मोहल्ले वाले पड़ोस वाले ये ऐसे बोल रहे हैं भाई बहुत मेहनती लड़का है, ठीक है ना, इनसे मेहनती लड़का नहीं देखा हमने, ये तो पूरी मेहनत कर रहा है, अपने पापा का काम में हाथ बटाता है वैसा वगैरह करके, ठीक है ना। एक्चुअल में तो तुम दुनिया की नजरों में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बच्चों आपने कभी बचपन में, और बहुत ज्यादा बचपन में, 9th 10th में कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, आया कुछ याद, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं पढ़ा। हिंदी में बता देता हूँ, चलो शायद हिंदी में कुछ याद आ जाए, कभी किसी टीचर ने बताया हो। हिंदी में बोलते थे प्रछन्न बेरोजगारी, नहीं समझ में आता, चलो डिसगाइज तो सुना होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चलो मैं इजी करके बताता हूँ, इसे इसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। क्या बोलते हैं, आप देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आपको रोजगार मिला हुआ है, आप एम्प्लॉयमेंट में हो, है ना, आप एम्प्लॉयड हो, लेकिन एक्चुअल में आप एम्प्लॉयड नहीं हो, आप बेरोजगार हो। एक बात बताओ, उस फार्म पे तुम्हारे पापा लोग काम करेंगे, ठीक है ना, चाचा ताऊ जी काम करेंगे, तो भी उतना ही आउटपुट आना है,
और तुम भी एडिशनली काम करोगे तो भी उतना ही आउटपुट आना है। तुम तो बिना फालतू में लगे हुए हो कि नहीं लगे हुए हो, उल्टा जा करके तुम क्या करोगे, परेशान करोगे, अरे पापा पैर में दर्द हो गया, थोड़ा सही कर दो ना, सही कर दो ना। ठीक है, उन्हें भी काम नहीं करने दोगे। हाँ बोलो ना, मान लिया एक दो लेबर उन्होंने लगा रखी होगी तो उसे खेल में लगा, वो आ चल पबजी खेलते हैं। चल ये पहला राउंड, ये दूसरा राउंड। हाँ, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो तुम जाके और छेड़छाड़ करोगे। जैसे क्या होता है ना बेसिकली, कुछ देखो बच्चों क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, क्या लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन। तो जो वर्कर्स वगैरह है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पापा जो चाचा है वो तो क्या करते हैं, वो तो उनसे काम करा के लेते हैं वर्कर से बराबर से कि भाई तुम काम करते रहो, वो भी अलर्ट हो जाते हैं जब वो रहते हैं, ठीक है ना। और जैसे हमारे भाई साहब जाते तो इन लगाते बातों में, है ना, और अंकल क्या हाल चाल हो रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है ना। और वो पॉलिटिक्स की बात करने लगेंगे, इधर उधर की बात करने लगेंगे, और अंकल ये आजकल तो G20 समिट हो रही है, तुम्हें पता है क्या इसके बारे में कुछ? वो कहेगा अरे भाई मोदी ने तो बस ऐसे कर रखा वैसे कर रखा ये और वो, ये ना बातों में लगाएगा। तो वो एक बात मुझे बताओ, प्रोडक्टिविटी और क्या होगी, कॉम्प्रोमाइज होगी कि नहीं होगी? हाँ बोलो। और जैसे ही कौन आएंगे, अंकल आएंगे, चाचा आएंगे, तो क्या होगा, "ए, तो चल जाके पढ़ाई कर अपनी, इन्हें अपना काम करने दे"। एक्चुअल में कम लोगों की जरूरत है और लगे हुए ज्यादा लोग हैं, ठीक है। ये कह रहा है लाके, अरे अंकल वो लाके दूंगा आपको, वो चाहिए क्या, मैं लाके दूं, ऊपर एक बार पकड़ा रहा है, ऊपर से नीचे डाल दी इसने, है ना। वो कह रहा है अरे बस तू तो रहने दे, मैं ही उठा लूंगा अपने आप आकर के, ठीक है। तो बच्चों जब जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं ना, जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं, तो वो एक्चुअल में जो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है ना हमारी, जो प्रोडक्टिव लेबर है, वो उन्हें भी काम नहीं करने देते। बात समझ में आ रही है? तो उस केस में बच्चों एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव। तुम ध्यान से देखो, एक लेबर को लगा करके टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 2। अब ध्यान से देखते जाना, 2 लेबर को लगा करके टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 5। 3 को लगा करके 9, 4 को लगा करके, 5 को लगा करके, और 6 को लगा करके। एक कोई लिमिट तो होती होगी, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमने 7वीं लेबर और लगा दी, तो आउटपुट नहीं बढ़ा। यानी कि ये जो 7वां बंदा आया है ये कुछ नहीं कर रहा है, हराम के खा रहा है। ऐसे तो हाँ जी, ये कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन बढ़ा नहीं ना। तो यानी कि इसने कुछ नहीं किया। ये देखने में तो ऐसा लग रहा होगा आपको काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि टोटल आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं है। हाँ बोलो ना। अच्छा, अब हमने ना एक बंदे को और बुलाया एक्स्ट्रा, ये उंगली करने लगा बाकी सारों को, ठीक है ना। उनको भी क्या नहीं करने दे रहा, काम नहीं करने दे रहा। टोटल प्रोडक्ट अब बच्चों कितना हो गया, 14। मतलब तुम देखो यार, 6 लेबर को लगा करके तो 15 यूनिट हम क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। और 8 लेबर को लगा करके कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों एक नुकसान नहीं है, दो दो नुकसान है, अगर आप देख पा रहे हो तो बता दो मुझे। एक तो 2 बंदों की वेजेस क्या जा रही है, एक्स्ट्रा जा रही है, और उल्टा एक यूनिट क्या हो रही है, कम प्रोड्यूस हो रही है। यस और नो? अच्छा, तो तुम देखो ना, 7 लेबर तो 15 यूनिट बना रहे थे और 8 लेबर 14 यूनिट बना रहे हैं, तो जो एमपी है वो किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया, -1 हो गया। कितना हो गया? और मैं अगर और भी ज्यादा जबरदस्ती करूं इसी लैंड के साथ, ठीक है ना, तो ये आउटपुट और भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हाँ बोलो ना, नहीं समझा क्या? लेट सपोज इसी लैंड में आपने लेबर और बढ़ा दी, अब बढ़ाते गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसमें बंदों के खड़े होने की जगह नहीं है। अब वो जो हमारी फसल हुई वो नहीं खराब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, एक एक बंदा बोल रहा है अंकल ये जो पेड़ उगा है मैं इसको उखाड़ के यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, तो वो आउटपुट क्या कर देगा, खराब कर देगा। समझा ना? तो बच्चों खासकर भारत के अंदर खासकर जो एमपी नेगेटिव होता है ना, वो किस सेक्टर में होता है, फार्मिंग सेक्टर में। किस में होता है, फार्मिंग सेक्टर में। या बच्चों ऐसा होता है जिनका फैमिली बिजनेस होता है, वहां पे होता है। क्यों? बच्चे को लग रहा होता है, बच्चा अपने पापा के साथ दुकान पे बैठा है, उसे लग रहा है मैं तो काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? भाई कोई काम नहीं कर रहा तू, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर पापा कर रहे थे काम तुम्हारे, तो तभी भी वो उतना ही आउटपुट जनरेट कर रहे थे। तुम्हारे आने से कोई प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, तुम भी वही संभाल रहे हो बस, है ना। तो तुम देखने में, लोगों की नजरों में तो देखने में तुम क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, जबकि एक्चुअल में कोई काम नहीं कर रहे हो, उल्टा और उन्हें लेबर को परेशान कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो एमपी क्या हो जाता है बच्चों, उस केस में नेगेटिव हो जाता है। अब जल्दी से बताओ, क्या किसी केस में एमपी नेगेटिव हो सकता है? हाँ, किस केस में हो सकता है, व्हेन देयर इज एन एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट। जब क्या हो, एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट। एक्सेसिव मतलब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, जरूरत है 5 लोगों की
लगे पड़े उसमें 10 12 15 लोग। हाँ बोलो ना, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या निकल के आता है, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। देखने में तो लग रहा है बंदा काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, आप एमपी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो, हाँ, जब आप क्या कर लोगे, जब कुछ वर्कर्स को विदड्रॉ कर लोगे, क्या कर लोगे, ये जो एक्स्ट्रा वर्कर है ना, निकालो इन्हें बाहर। देखो तुम फिर वर्कर काम करेंगे जो आपके पुराने वाले वर्कर हैं, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा है ना, वो काम ही नहीं करने दे रहे। कोई कह रहा आज चल शाम को दम मारने चल रहा है क्या, चल क्वार्टर लगाएंगे, ठीक है ना। कोई बार बार वो आप वो करके ऐसे कुछ करके वो बना रहा है, कह रहे ले तू लगा, या फिर या कह रहे बीड़ी पिएगा भाई, तेरी भी लगा दूं, ठीक है ना। आपने लगा करके, ऐसे होता है ना, वर्कर करते हैं ना। जब एक्स्ट्रा वर्कर आ जाए, तुम देखो एक दो बंदा होगा तो प्रॉपर काम करेगा, लेकिन अगर जहाँ 4 5 वर्कर आ गए, कह रहे तेरी भी लगा दूं क्या, ठीक है, तो वो दम मारेंगे, अब काम करेंगे ही नहीं। तो आउटपुट बच्चों किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा उस केस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव एमपी, एमपी में भी नेगेटिव एमपी क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है इन सर्टेन सिचुएशन, लेकिन होता कुछ ही सिचुएशन में। कब होएगा, पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट, जब बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जरूरत कम लोगों की है, लगे हुए ज्यादा लोग हैं। इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। देखने में तो लग रहा है बंदा काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। दिस इज जनरली पॉसिबल इन सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। खासकर बच्चों ये भारत में होता है, तो ये सरकारी दफ्तरों में होता है, जो गवर्नमेंटल सेक्टर्स होते हैं वहां पे होते हैं। तुम देखा ना, गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयज तो बराबर होते हैं, एम्प्लॉयज तो काफी ठीक ठाक होते हैं, लेकिन वो क्या नहीं कर रहे होते, काम नहीं कर रहे होते हैं अधिकतर में। मैं सब में नहीं बोल रहा हूँ, अधिकतर में, ठीक है ना। तुम देखना ना कि कभी भी कोई भी काम कराने जाओ गवर्नमेंट ऑफिस में आप, ठीक है ना, आप तहसील में चले जाओ या कहीं और पे चले जाओ, वो बोलेगा वो वहां पे होगा, वो बोलेगा वो वहां पे होगा, वो बोलेगा बंदे तो प्रॉपर है, लेकिन काम प्रॉपर टाइम पे नहीं होगा, तो आउटपुट नहीं आता उस केस में। तो बच्चों भारत में ऐसा कहाँ पे पाया जाता है, या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, यानी कि पीएसयूज में, जो क्या होती है, सरकारी कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, या फार्मिंग सेक्टर में पाया जाता है भारत में, ठीक है ना। एक और मैंने एग्जांपल बताया, जहाँ पे जॉइंट जॉइंट में क्या होता है, जॉइंट फैमिली में क्या होता है, बिजनेस होता है, तो वहां पे भी क्यों, पापा चाचा तो लगे हुए है, ये देख लिया बच्चा खाली बैठा है, ओए चल दुकान पे चल, ठीक है, वैसा। एक्चुअल में उससे कोई आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस द ओवरऑल एफिशिएंसी। जब ज्यादा ज्यादा क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, उतने लोगों की जरूरत नहीं है उस काम को करने के लिए, तो इससे बच्चों जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है ना वर्कर्स की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने बताया ना, उसके रीजन बताया ना आपको, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वर्कर्स है वो क्या नहीं करने देते हैं पुराने वालों को, हम नहीं करने देते, कुछ भी बताएंगे तरकीब, वो कहेंगे चल तू खाली तो बैठा है, चल आज इसे मशीन को खोल के देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलेगा, ठीक है ना। एक कुछ भी उसका तार निकला हो, चल इसको लगाते हैं, पता चला एक तार लगाने के बजाय 4 और निकाल दिए, समझा ना, तो वैसा। तो कह रहे हैं कि इससे ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाती है, वर्कर की कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच एमपी में बी नेगेटिव, जिसकी वजह से एमपी किस में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में टीपी कैन बी इंक्रीज, टीपी को आप बढ़ा सकते हो, ओनली व्हेन सम वर्कर्स आर विथड्रॉन, जब कुछ वर्कर को क्या कर लोगे आप, हटा लोगे। और ये बच्चों बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना, मैंने बिल्कुल रियलिटी में देखा, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकली होते हुए देखा है। हम अपने यहाँ पे भी देखते हैं, हमारे यहाँ पे भी बिजनेस होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ पे कि वो आते जाते रहते हैं कई बार, मतलब जल्दी जल्दी, जैसे तुम नालाई को छुट्टी लगाते हो ना, तो ऐसे वो भी छुट्टी लगा लेते हैं। तो हम कई बार क्या कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्कर ना बैकअप में क्या करके रखते हैं, हायर करके रखते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब हम एक्स्ट्रा वर्कर हायर कर लेते हैं, तो जो पुराने वाले जो छुट्टी लगा रहा होता है ना, तो वो टाइम पे आना चालू कर देता है, रोज डेली आना चालू कर देता है। क्यों, उसके माइंड में एक मैसेज चला जाता है, वे तेरा पत्ता कटने वाला है, अब नया बंदा आ गया, तेरा पत्ता कटने वाला है। अब होता ये है कि हमने तो बैकअप में हायर किए थे नए बंदे को, कुछ 2 4 बंदों को एक्स्ट्रा, लेकिन अब पुराने वाले भी टाइम पे आ रहे हैं और डेली आ रहे हैं और नए वाले भी आ रहे हैं, तो अब सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। अब क्या हो गए, सारे इकट्ठे हो गए। जैसे कोई कस्टमर आया, तो वो बोल रहा है मैं कस्टमर को डील करूंगा, वो बोल रहा है मैं कस्टमर को डील करूंगा, ठीक है ना। कस्टमर बोल रहा है तुम लड़ लो मैं जा रहा हूँ। तो बच्चों इस केस में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है ना। तो ऐसे में प्रोडक्टिविटी को आप जब भी बढ़ा सकते हो, जब कुछ वर्कर्स को क्या कर लोगे, आप विड्रॉ कर लोगे, निकाल लोगे, ठीक है ना। फाइनली, जिस घड़ी का हमें बरसों से था इंतजार, नाम तो सुना ही होगा, एल
LVP, law of variable proportion. Most important topic is there, law of variable proportion. ठीक है, वापस से आ जाओ इसी टेबल पर। शॉर्ट रन में एक फैक्टर क्या होता है, फिक्स, और एक क्या होता है, वेरिएबल। एलवीपी क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से देखना। एलवीपी ये बोलता है कि जैसे ही जैसे आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाओगे, वापस से, along with the fixed factor as you increase the number of variable factor। तो जो शुरुआत में एमपी होता है ना, शुरुआत में जो एमपी होता है वो बच्चों इंक्रीजिंग मैनर में होता है। किस मैनर में होता है, इंक्रीजिंग मैनर में। नहीं आया समझ में आपको क्या बोला मैंने, मैं क्या बोल रहा हूं, एक फैक्टर को फिक्स रखोगे आप, शॉर्ट रन में यही होता है, और एक को आप बढ़ाते जाओगे, किसको, लेबर को। जैसे ही आप लेबर को बढ़ाते जाओगे, तो फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट एंड में, शुरुआती दौर में क्या होगा, एमपी क्या होएगा, बढ़ेगा। एमपी के बढ़ने का मतलब क्या है बच्चों, एमपी के बढ़ने का मतलब है टीपी बढ़ तो रहा है, लेकिन 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 बोल दो तेज स्पीड से बढ़ रहा है। किस स्पीड से बढ़ रहा है, देख लो ना। पहले जब एक लेबर लगाई थी तो 2 यूनिट आ रही थी, 2 लेबर लगाई तो कितनी आ रही है, 5। कितने से बढ़ा, 3 से। फिर हमने कितनी लेबर लगाई, 3 लेबर लगाई, कितना हुआ, 9। तो कितने से बढ़ा, 4 से बढ़ा। तो शुरुआत में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बच्चों तेज स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि एमपी इंक्रीजिंग मैनर में आ रहा है। किस में आ रहा है, इंक्रीजिंग मैनर में आ रहा है। यस और नो। फिर एक स्टेज के बाद आप फिर भी लेबर बढ़ाए जा रहे हो उसी मशीनरी पे, उसी लैंड पे, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, एमपी किस मैनर में आएगा, डिक्लाइनिंग मैनर में आएगा। किस मैनर में आएगा, डिक्लाइनिंग मैनर में आएगा। यानी कि एमपी के डिक्लाइन होने का मतलब है, एमपी के घटने का मतलब है कि टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, घटती हुई स्पीड से बढ़ रहा है। बिकॉज सारे बच्चों को पता है, पुराना कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ के आए थे पहले, कि एमपी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, मतलब जो मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो टोटल वाले की स्पीड बताता है। क्या बताता है, टोटल वाले की स्पीड बताता है। और एमपी के बढ़ने का मतलब है कि टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन तेजी स्पीड से बढ़ रहा है, और एमपी के घटने का मतलब है कि टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन कम, स्लो स्पीड से बढ़ रहा है। और फाइनली बच्चों, अगर आप जबरदस्ती करोगे ना, किसके साथ, लैंड के साथ, आप फिर भी क्या बढ़ाए जा रहे हो, लेबर बढ़ाए जा रहे हो, तो एक दौर ऐसा आएगा कि जहां पे एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये 3 स्टेज होती है, क्या होती है, और इस लॉ को ही बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यानी कि जो वेरिएबल इनपुट है ना, जैसे जैसे उसका रेशियो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से एमपी चेंज होएगा। और एमपी शुरुआत में बढ़ते हुए मैनर में आएगा। बढ़ते हुए मैनर में क्यों आएगा, उसका भी रीजन है, अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसमें एमपी क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग मैनर में आएगा। और फाइनली एक ऐसी स्टेज होगी कि जहां पे एमपी नेगेटिव हो जाएगा। एक बार देखना इसका टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, एलवीपी आपको ये बताता है, एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, कि जैसे जैसे हम किसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, माने लेबर की, यानी कि वेरिएबल वाला ही चेंज होएगा। कीपिंग अदर इनपुट फिक्स, एक को क्या रख करके, फिक्स रख करके। टीपी इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, टीपी शुरुआत में बढ़ता तो है लेकिन बढ़ते हुए रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। इसका मतलब क्या है, एमपी बढ़ता है, एमपी बढ़ेगा तभी तो टीपी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ते हुए रेट से। फिर बोल रहा है देन एट अ डिक्रीजिंग रेट। फिर मतलब इसको पूरा पढ़ना, वापस से मैं पूरा पढ़ता हूं, आप कंफ्यूज मत हो जाना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, जैसे हम एक इनपुट की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, कीपिंग अदर इनपुट फिक्स, बाकी को क्या रख करके, फिक्स रख करके, तो टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट जो शुरुआत में होता है वो इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, शुरुआत में बढ़ेगा बढ़ती हुई रेट से, बढ़ती हुई स्पीड से, ठीक है ना।
देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, इसका मतलब है बढ़ेगा तो लेकिन घटते हुए रेट से, एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट, और फिर वो किस में चला जाएगा, मतलब नेगेटिव रेट से बढ़ने का मतलब है कि घटना चालू हो जाएगा, समझा ना? हाँ बोलो। अच्छा, अगर मैंने तो ये आपको यहाँ पे देखो टेक्स्ट तो लिखा है टीपी की फॉर्म में, लेकिन मैंने आपको समझाया किसकी फॉर्म में, एमपी की फॉर्म में, बात तो एक ही है। मैंने क्या बोला कि शुरुआत में जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाओगे तो शुरुआत में एमपी बढ़ेगा, फिर एमपी घटेगा, देन एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। और इन तीनों का मतलब किससे है कि शुरुआत में एमपी बढ़ता है, एमपी के बढ़ने का मतलब है कि टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर एमपी घटेगा, एमपी के घटने का मतलब है कि टीपी बढ़ेगा लेकिन घटते हुए रेट से, और एमपी जब नेगेटिव में चला जाएगा तो इसका मतलब है कि जो टीपी है वो घटना चालू हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न। केवल लॉ ऑफ रिटर्न बोलते, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल नहीं बोलते, केवल लॉ ऑफ रिटर्न बोलते हैं इसको, है ना, कि लेबर को लगा करके कितना कितना रिटर्न आएगा, है ना, तो इसको लॉ ऑफ रिटर्न बोलते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। मैं वापस से बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल नहीं बोलते, बिकॉज वो लॉन्ग रन में जनरेट होता है, वो बताऊंगा बाद में। तो इसे लॉ ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं, या रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर आप वेरिएबल फैक्टर को लगाते जाओगे तो उसके मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली आपको क्या मिलेगा, रिटर्न कितना कितना कैसे कैसे मिलेगा। समझ में आ रही है बच्चों बात? अच्छा, अब एक सवाल जो कतियो है, वापस से यहाँ पे आ जाओ। एक बुलेट मैंने होल्ड करवाया था आपको, ठीक है ना, अब वो होल्ड जो है ना वो हटाने का समय आ गया, ये रहा, क्या लिखा है पढ़ना। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जनरेट्स द लॉ ऑफ ए, आना ऊपर, बस रुक जाए यहीं पे। अरे गंदी बात बेटा ऐसे निकल। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जनरेट्स द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या जनरेट होता है, एलवीपी जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है बताओ मुझे। मतलब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की वजह से एलवीपी आता है, क्यों? वेरी गुड, क्योंकि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है कि जहां पे एक फैक्टर क्या होता है, फिक्स, और एक क्या होता है, वेरिएबल। और हमने एलबीपी में यही तो देखा, एलबीपी क्या बोल रहा है कि एक को तो फिक्स रखेंगे और एक को बढ़ाते जाएंगे, एक को वेरिएबल रखेंगे, और जिसकी वजह से होगा क्या कि शुरुआत में एमपी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, फिर एमपी डिक्रीज होएगा, और फिर एमपी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एमपी के बढ़ने का मतलब क्या है, ईमानदारी से बताना, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? मैं फिर दूसरे तरीके से और डिटेल में समझाऊंगा। सबको समझ में आ रहा है ना पक्की बात? एमपी के बढ़ने का मतलब क्या है कि टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन तेजी स्पीड से बढ़ रहा है, और एमपी के घटने का मतलब है टीपी बढ़ तो रहा है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि एमपी घट रहा है तो टीपी भी घट रहा होगा। नहीं बच्चों, एमपी जरूर घट रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन कम स्पीड से बढ़ रहा है, और जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब टीपी घटना चालू होगी। ये वाला अभी भी होल्ड रहने दो, ये बाद में बताऊंगा। फिलहाल दो बुलेट पढ़ो, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, और मुझे बताओ समझ में आए या कोई डाउट है? इसे लॉ ऑफ रिटर्न इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये आउटपुट का मैनर बता रहा है कि आउटपुट किस किस मैनर में आ रहा है। शुरुआत में जो एडिशनल आउटपुट है वो बढ़ के आ रहा है, फिर घट के आ रहा है, फिर नेगेटिव हो जा रहा है। इसे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम यहाँ पे एक फैक्टर में चेंज कर रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं इसे। और रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम किस में चेंज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके ही आउटपुट में चेंज आ रहा है, तो इसलिए दैट्स व्हाई बच्चों इसको बोलते हैं रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। रिमेंबर, मैंने ये नहीं बोला लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल,
क्योंकि रिटर्न्स टू स्केल किस में होता है, लॉन्ग रन में होता है, उसकी बाद में बात करेंगे। वो वैसे वो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है आपके, वो आपके सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये समझ में आएगा आपको, दोनों बुलेट समझ में आ गए बच्चों। इस लॉ के कुछ अजम्पशंस है। अजम्पशंस बोले तो कि ऐसा होगा तो ही ये लॉ वर्क करेगा, अदरवाइज ये लॉ वर्क नहीं है। पहली अजम्पशन बहुत सिंपल और बहुत क्लियर है, इट इज फॉर द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन का ही नहीं बोला इसमें, बिकॉज उसमें तो इसमें एक फिक्स है, एक वेरिएबल है। लॉन्ग रन में तो सारे क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। दैट्स वाई इसकी असम्पशन ये है कि शॉर्ट रन में लगेगा। किसमें लगेगा, अच्छा। इट कैन बी अप्लाइड टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। इसको केवल किसके फील्ड में लगा सकते हो आप, प्रोडक्शन के फील्ड में लगा सकते हो, मतलब जहां पे हम प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, आउटपुट पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन के फील्ड में ही इसको हम अप्लाई करेंगे, मतलब ये उसकी क्या है, असम्पशन है। नेक्स्ट बच्चों, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोला इसमें, शॉर्ट रन में, वेरी गुड। एक तो रीजन ये है कि शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, एक बात ये है। और दूसरी बात बच्चों, दूसरा रीजन रीजन इसका ये है कि अगर टेक्नोलॉजी क्या हो गई, चेंज हो गई, पहली बात तो वो होगी नहीं, वो लॉन्ग रन हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलो मैं मान लूं कि टेक्नोलॉजी क्या हो गई, चेंज हो गई, तो एक बात बताओ मेरे को, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो ये जो सेकेंड स्टेज आ रही है, क्या ये आएगी। टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती है या डाउनग्रेड होती है, अपग्रेड होती है। अरे ऐसा होगा कि जैसे आजकल क्या आ रही है, मान लिया प्लाज्मा टीवी आ रहे हैं जिनको हम रोल भी कर सकते हैं, तो क्या एक बंदा ऐसा बोलेगा, भाइयों बहनों मैंने बनाया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं ना। लोग आगे को गियर मारेंगे, पीछे को गियर मारेंगे। तो टेक्नोलॉजी तो हमेशा अपग्रेड ही होगी ना। अच्छा, जब टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी बच्चों, अपग्रेड हो जाएगी, तो आप मुझे बताओ जो एडिशनल प्रोडक्शन है, जो क्या है, एडिशनल प्रोडक्शन है, वो ज्यादा होएगा या कम होएगा, ज्यादा होएगा। लेट सपोज पहली स्टेज में तो चलो सही था, अब जैसे ही दूसरी स्टेज आने वाली थी तो तब हमने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी, पहली बात तो लॉ की असम्पशन ये है कि एक फैक्टर फिक्स रहना चाहिए, तो हमने वही नहीं रखा क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी। और फिर जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो वहां पे जो एडिशनल आउटपुट आएगा, क्योंकि जब जो नई वाली मशीनरी आई है वो अब ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगी, कम एफिशिएंसी से काम करेगी, ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगी, तो इसकी तो धज्जे उड़ जाएगी इस लॉ की। जो ये जो सेकंड स्टेज है ये तो आएगी नहीं। इवन ऐसा होगा कि शुरुआत में तो क्या हो रहा था, एमपी बढ़ रहा था, इस केस में तो अब और क्या हो जाएगा, दूसरी स्टेज में तो एमपी घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो एमपी और तेजी स्पीड से बढ़ जाएगा, बिकॉज तुमने क्या कर दी, टेक्नोलॉजी चेंज कर दी। तो दैट्स व्हाई बच्चे यहाँ पे असम्पशन ये है कि टेक्नोलॉजी को आपको क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स शुड बी इक्वली एफिशिएंट, ये भी ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। ये मेरे को समझा सकते हो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी असम्पशन है। और मुझे सारों में बस यही कुछ इसमें दम लग रहा है, बाकी तो सब ऐसी छपरी सी है। ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स शुड बी इक्वली एफिशिएंट। हाँ, जो हम ये जो लेबर बढ़ाते जा रहे हैं ना, ये सारी लेबर एक जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, मान लिया तुमने पहले तो छपरी छपरी लोगों को लगाया, और बाद में तुम दिमागदार लोगों को लेके आए, ठीक है ना। ये छपरी छपरी तो कुछ काम कर नहीं रहे थे शुरू में, बाद में आप दिमागदार बंदे को लेके आए, उसने प्रोडक्शन को बूस्ट कर दिया बहुत तगड़े लेवल पे। तो ऐसे में क्या होगा, ये लोगों की तो धज्जे उड़ जाएगी ना, फैल जाएगा ये कह रहा मुझे कोई संभाल लो, क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ बोलो ना। तो बच्चों जो जितने भी आप लेबर लगा रहे हो ना, मतलब जो लेबर आज के दिन पे आपने लगाया है, तो जो अगला लेबर लेके आ रहे हो ना आप, वो भी उसी कैपेसिटी का होना चाहिए, उसी एफिशिएंसी का होना चाहिए जो पिछले वाली कैपेसिटी का था। नहीं समझा क्या, अरे पहले छपरी लेके आया, बाद में होशियार लेके आए, तो होशियार वाले प्रोडक्शन को क्या कर देगा, बूस्ट कर देगा ना। तो इस वाली सेकंड स्टेज की धज्जे उड़ जाएगी, यहाँ पे जो एमपी घटने वाला था वो तो उल्टा और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे तुम समझो क्या, क्रिकेट टीम में पहले तो तुमने सारे सारे थके हुए प्लेयर भेज दिए, उन्होंने सबका मोटिवेशन डाउन कर दिया, क्या कर दिया, मोटिवेशन डाउन कर दिया। अब फिर बाद में क्या किया तुमने, बाद में पांचवें छठे नंबर पे किसको भेजा आपने, मतलब जो होशियार था, जो मतलब ठीक ठाक बढ़िया था, मतलब जो तुम्हारी लैंग्वेज में बोलते हैं जो भूत उतारेगा, ठीक है ना, जा करके ये ले चौके, ये ले छक्के, वैसे बंदे को भेज दिया, तो वो तो पूरी टीम का जो रन रेट है, स्ट्राइक रेट है, उसको एनहांस कर देगा ना। तो अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो शुरुआत में लेबर लगाई थी ना आपने,
और जो बाद में लेबर लगा रहे हो आप, जैसे बढ़ाते जा रहे हो, तो हर एक लेबर इक्वल कैपेसिटी की होनी चाहिए, सेम एफिशिएंसी का बंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं शुरुआत में तो तुमने ऐसे वाला बंदा लगा दिया जो बेचारा थका पड़ा है, कह रहा 2 ही यूनिट बनी है बस, ठीक है, और बाद में वो बाद में बंदे को ऐसे लगा वो चीर देंगे, फाड़ देंगे, देख लेंगे, है ना, वो ऐसा बंदा ले आए तो गड़बड़ हो जाएगी, लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा, लॉ फेल हो जाएगा। जो अगर आप पहले ही थका हुआ बंदा लेके आ रहे हो तो बाद में भी थका हुआ लेके आना, और पहले ही अच्छा लेके आ रहे हो तो बढ़ाते जा रहे हो ना, तो वो वैसे ही बंदे लेके आना। समझ में आ रही है? अच्छा, अगर पहले अच्छा लेके आए बाद में थका हुआ लेके आए तो और भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो पता क्या करेगा, वो सेकंड स्टेज को खा जाएगा। समझा ना? फर्स्ट से सीधा किसमें एंट्री मारोगे, थर्ड स्टेज में। वो कहेगा बस एमपी कम नहीं होता हमारा, एमपी हमारे आने से एमपी क्या होता है, सीधा नेगेटिव होता है, हम कुछ नहीं करते। प्रैक्टिकली समझ रहे हो आप इसको, या केवल हवाबाजी बस ऐसे ही बुक में लिखा है, थियरी लिखी है तो वैसा है? प्रैक्टिकल है यार ये बिल्कुल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शॉर्ट रन में लगता है, प्रोडक्शन के फील्ड में लगता है, टेक्नोलॉजी सेम रहनी चाहिए, और सारी की सारी लेबर इक्वल एफिशिएंसी की होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। कोई डाउट है? टेबल में कोई डाउट है क्या? डायग्राम देख सकते हो आप? समझाऊं क्या आपको? चलो अलग से बताता हूँ, इसमें मत देखो, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, और ये बिल्कुल उसके जैसा है जैसे हमने टीयू और एमयू का बनाया था। वो याद है आपको, ये रिश्ता क्या कहलाता है? पढ़ा था ना एक टॉपिक हमने, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड, बिल्कुल डिक्टो वैसा है, बस थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है मैं बता देता हूँ बच्चों। ऊपर में बनाएंगे हम क्या, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, और ये होगा आपका टीपी, क्या होगा, टीपी, और यहाँ पे होगी लेबर, क्या होगी, लेबर। इधर नीचे में हम बनाएंगे क्या, एमपी का कॉन्सेप्ट बनाएंगे, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, और इधर एमपी, और यहाँ पे लेबर। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो बच्चों। शुरुआत में मुझे बताओ एमपी कैसा होता है? शुरुआत में एमपी बढ़ता है, तो एमपी शुरुआत में ऐसा होगा, हाँ तो बोलो, ठीक है ना। फिर एमपी क्या होता है, अरे अरे नालायक, सही से बना दो क्या यार, सामने। अच्छा जब तक आया नहीं था क्या? एमपी शुरुआत में तो बढ़ेगा, हाँ बोलो। फिर क्या होगा, घटना चालू होगा, हाँ बोलो ना। और घटते 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 वो जीरो भी हो जाएगा, और माइनस में भी जाएगा। ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा? जबकि वहां पे क्या होता था, मार्जिनल यूटिलिटी सीधा घटती थी, वो बढ़ती नहीं थी कभी, वो सीधा घटती थी। बस इसका फर्क है, ये जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन है, इसका फर्क है। वहां पे तो वो केवल घटती घटती थी मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे जो एमपी होता है वो शुरुआत में बढ़ता है, देन घटता है, फिर नेगेटिव में चला जाता है। हाँ बोलो ना। अच्छा, जब तक बच्चों ये बढ़ता रहेगा, यहां तक बढ़ रहा है, तब तक जो क्या होगा, इसको ऐसे ऊपर लाइन डालोगे एक आप यहां से, तब तक जो टीपी होगा वो तेज स्पीड से बढ़ेगा। टीपी चालू कहां से होगा, ओरिजिन से चालू होगा। कहां से चालू होगा, क्यों होगा ओरिजिन से चालू, मुझे नहीं समझ में आया, तुम बताओ। अगर लेबर जीरो होगी तो आउटपुट जीरो होगा ना, तो वो कहां से चालू होगा, ओरिजिन से, जीरो से चालू होगा। और जैसे ही टीपी शुरुआत में फर्स्ट स्टेज में बच्चों, फर्स्ट स्टेज में जो टीपी होगा वो तेज स्पीड से बढ़ेगा या कम स्पीड से बढ़ेगा, तेज स्पीड से बढ़ेगा, बिकॉज एमपी क्या हो रहा है, एमपी इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो देखना ये बच्चों यहाँ पे तेज स्पीड से बढ़ेगा ऐसे। और जहां पे इसने बढ़ना बंद कर दिया, किसने, एमपी ने, जहां पे बढ़ना बंद कर दिया, माने जब एमपी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, वहां से बच्चों किसका स्लोप चेंज हो जाएगा, टीपी का स्लोप चेंज हो जाएगा। वो बढ़ेगा तो अभी भी, हाँ बढ़ेगा तो, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। अच्छा, ऐसा कब तक होगा, जब तक एमपी क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। और बच्चों जब एमपी जीरो होगा,
टीपी उस लेवल पे किस पे होगा बच्चों, अपने मैक्सिमम पे होगा। वेरी गुड, किस पे होगा, मैक्सिमम पे होगा। समझ में आ रही है आपको बात। जैसे ही बच्चों एमपी किस में चला गया, यहाँ पे देखो नीचे, एमपी किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया, तो टीपी क्या हो जाएगा, टीपी आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज। इसको बोलते हैं सेकंड स्टेज। एग्जाम में कभी ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि फर्स्ट स्टेज को एक्सप्लेन कर दो, शॉर्ट रन की फर्स्ट स्टेज को एक्सप्लेन कर दो, सेकंड स्टेज को एक्सप्लेन कर दो, या थर्ड स्टेज को एक्सप्लेन कर दो। ये थर्ड स्टेज होती है प्रोडक्शन की। मुझे बताओ फर्स्ट स्टेज में एमपी में क्या होता है, एमपी इंक्रीज होता है। सेकंड स्टेज में एमपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसको थोड़ा सा गलत मतलब मत समझ लो, तो अच्छे से लिख देता हूं। शुरुआत में एमपी बढ़ता है फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में क्या होता है, और थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव एमपी। और ये वाला पॉइंट क्या है, जीरो एमपी। क्या है, जीरो एमपी। जब जीरो एमपी होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टीपी क्या होगा, वेरी गुड, वो क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम टीपी। अच्छा, फर्स्ट स्टेज में टीपी में क्या होता है, टीपी बढ़ता तो है लेकिन तेज स्पीड से बढ़ता है। दूसरी स्टेज में क्या होता है, टीपी में बढ़ता तो है लेकिन कम स्पीड से बढ़ता है, लेट लेट के बढ़ता है, ठीक है ना। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, टीपी में टीपी घटना चालू हो जाता है। तो ये चीज है बच्चों, कोई डाउट था नहीं। डायग्राम समझ में आया आपको, इधर देखना, ये ऐसे ही बना हुआ है क्या। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इसका स्लोप कितना तगड़ा स्लोप है। शुरुआत में बहुत तेजी स्पीड से बढ़ रहा है, इसके बाद देखना लेट लेट के बढ़ रहा है, आराम आराम से, आराम आराम से, और फाइनली क्या हो गया, घटना चालू हो गया। हाँ बोलो ना। अच्छा, इसका स्लोप कहाँ पे चेंज हो रहा है, ऊपर वाले कर्व का स्लोप एक तो यहाँ पे चेंज हो रहा है और फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है। हाँ बोलो ना। यहाँ पे तो तेज स्पीड से बढ़ रहा था, यहाँ पे कम स्पीड से बढ़ रहा है, अब घटना चालू हो गया। डायग्राम बना सकते हो ना, ये बिल्कुल ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग बनाना बच्चों। हाँ बोलो ना। अच्छा, अभी ऐसा हो सकता है कि क्या ये नीचे आकर के ऐसे मिल जाए, कौन इतना वेट करेगा। कोई किसी का, कोई प्रोड्यूसर का, तुम सोचो एक बार इस प्रोड्यूसर की जगह अपने आप को देखो कि तुम लेबर बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, और आउटपुट कम आते जा रहा है, कम आते जा रहा है, कम आते जा रहा है, टोटल आउटपुट। तो क्या तुम इस चीज को झेल पाओगे, एक दो पॉइंट तक ही तो झेल पाओगे, या वेट करोगे, नहीं नहीं आउटपुट को जीरा धरती में मिला के छोड़ेंगे पूरा यानी कि अपना नाश करवा के छोड़ेंगे पहले। मतलब कि लेबर को भी एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ रही है, नहीं हम तो देते जाएंगे, और आउटपुट किसके करीब आ रहा है, मतलब जो सैलरी कॉस्ट है, जो पीएनएल में आप खर्चा डालते हो सैलरी का खर्चा तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और ऊपर में जो आउटपुट है, जो आउटपुट आउटपुट आ रहा है, आउटपुट धरती में मिलता जा रहा है। कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो करके छोड़ेंगे, अरे भैया अपना नाश करना है क्या आपको, ऐसे कोई वेट करेगा क्या। हाँ बोलो, ऐसे कोई वेट नहीं करता। इसके पहले भी बच्चों, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा और भी आगे जाके बताया, इसके पहले अभी तो और भी चीजें हैं। अभी तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक जो प्रोड्यूसर होता है वो केवल कहाँ तक ही क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, वो इस चैप्टर में नहीं, वो दूसरे वाले चैप्टर में है, लेकिन यहाँ वाले कॉन्सेप्ट काम में आएंगे, ठीक है ना। फिलहाल मुझे ये बताओ, क्या चीज, मिलने को तो मिल जाएगा लेकिन प्रैक्टिकली आप देखो, मिला तो देखो मैंने दिया, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ऐसा, नहीं ना। क्यों पॉसिबल नहीं है, हाँ वही वाला, मतलब कह रहा कि अपने नाश का कारण बनेगा, तो वैसा कोई तब तक क्या नहीं करेगा, इंतजार नहीं करेगा। मुझे बताओ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो लॉ है, जो मेन टेक्स्ट है, कुछ नहीं है यार, दूसरे में तो उसके तीन चार नाम ही बता रहा है, लॉ तो एक ही बुलेट पे खत्म हो गया। तुम बोल, अब देखो बदतमीजी मत दिखाना एग्जाम में, कभी बोलो तुमने तो एक ही बुलेट लिखवाया था, क्वेश्चन आ गया 6 नंबर का, हम तो एक ही लिख के आए। नलायको, ये भी पहला बुलेट तो लिख के ही आना है, और है कुछ नहीं है उसमें, है ना। इसको मैंने टीपी की लैंग्वेज में लिखा है, आप इसको और लिख करके क्या भी लिख सकते हो, एमपी की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कि इनिशियली एमपी इंक्रीज होता है, देन एमपी डिक्रीज होता है, देन एमपी नेगेटिव हो जाता है फाइनली, ठीक है ना। और इसकी असम्पशंस भी लिख के आना, और लिख के आना, दिस लॉ कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल एंड डायग्राम।
इतना काम करोगे। अच्छा डायग्राम में वो ऐसे मत बनाने बैठ जाना, कभी यहाँ पे वो प्लॉट करने लग जाओ, 1 लेबर 2 लेबर 3 लेबर, और फिर वहां पे मैच करते रहो, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। मर्जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, एग्जैक्टली तरीका तो वही है। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको जस्ट क्या करना है, ऊपर नीचे जल्दी से वो बनाओ, 2 डायग्राम बनाओ, और एमपी का कर्व ऐसे लेके जाओ, टीपी का शुरुआत में तेज स्पीड से बढ़ाओ, फिर लेट लेट के बढ़ाओ, फिर हाँ फिर गिरा दो उसे, और वो लाइन खींच दो ऐसे। तो ये करना है बेसिकली, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कभी वहां पे फिर वो टैली कर रहे हो यूनिट्स और पता पड़ा 1 घंटा उसी में लगा दिया, फिर बाकी का एग्जाम छूट गया, वैसा मत करना। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। अब सुनो देखो, ये जो डायग्राम है, डायग्राम में जो फेज फर्स्ट है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है, उसे फेज फर्स्ट बोलो चाहे तो फर्स्ट स्टेज बोलो, एक ही बात है। पहले वाली स्टेज को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्यों बोल रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर? बिकॉज एमपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दूसरे वाली को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग का मतलब घट, एमपी घट तो रहा है, ठीक है ना। और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं? बिकॉज तीसरे वाले जो स्टेज में, तीसरी वाली स्टेज में, तीसरे वाले फेज में क्या होता है? एमपी नेगेटिव हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? आगे चल सकते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन, इन द फर्स्ट स्टेज एमपी इंक्रीजेस। ओ झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है ना। नहीं सही बोल रहा है, क्या कह रहा है मुझे तो समझा नहीं। फर्स्ट वाली स्टेज में एमपी क्या होता है? इंक्रीज होता है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये कौन सी स्टेज होती है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग एमपी मींस, आगे दिख ही नहीं रहा मुझे, तुम देख लो। टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। समझा ही नहीं होगा, तेज स्पीड से बढ़ेगा। इन द सेकेंड स्टेज, क्या कुछ लिखा हुआ है क्या? देखना तुम, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। इन द सेकेंड स्टेज एमपी डिक्लाइंस। ए झूठ बोल रहा है, घटता है दूसरी स्टेज में एमपी। हाँ आगे क्या बोला फिर? विच मीन्स टीपी इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। टीपी बढ़ेगा तो, लेकिन घटते हुए रेट से, कम स्पीड से बढ़ेगा। दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। And finally, under the third stage, MP becomes negative. It means TP starts declining. TP घटना चालू हो जाएगा। This is a situation of negative returns to a factor. हाँ बोलो आगे। अगला सवाल क्या है यहाँ पे? Can MP ever rise? MP क्या हो सकता है? कभी बढ़ सकता है? बताओ, तुम बताओ, MP बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? कब बढ़ सकता है? सिंपल यार, बोलो ना, एक ही तो वर्ड में आंसर देना है। शुरुआती स्टेज में, इनिशियल स्टेज में एमपी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है ना। कौन से वाली स्टेज में या कौन से वाले फेज में? हाँ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर वाले फेज में क्या होता है? एमपी बढ़ता है। कोई डाउट है क्या? अच्छा अगर वो पूछे कि एमपी कौन सी स्टेज में घटता है और नेगेटिव किस में होता है? सिंपल, यस एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कैन राइज। एमपी जो होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वेरिएबल फैक्टर का, वो राइज हो सकता है, बढ़ सकता है, बट ओनली इन द इनिशियल स्टेज व्हेन द फिक्स फैक्टर इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। अब इसका मतलब भी समझ लो बच्चों। एक मशीनरी की कैपेसिटी 10 लोगों की थी, जैसे मैंने वहां पे लैंड ली ना, ऐसे अभी मैं फिक्स फैक्टर में क्या ले रहा हूँ? मशीन ले रहा हूँ। मशीनरी की कैपेसिटी कितने लोगों की थी? 10 लोगों की। अब देखो आगे के टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। मशीनरी की कैपेसिटी कितने लोगों की थी? तुमने लगाए इसमें चुन्नू मुन्नू से 3, कितने लगाए? 3। आप मुझे बताओ वो मशीनरी के ऊपर जरूरत कितने लोगों की है? लगाए कितने हैं? अभी जब आप शुरुआती स्टेज में बढ़ाओगे, 4 करोगे, 5 लगाओगे, 6 लगाओगे, 7 लगाओगे, तो शुरुआत में प्रोडक्शन ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। क्यों? क्यों आएगा ज्यादा? बिकॉज पहले वो 10 लोगों का काम कौन कर रहे थे? 3 लोग कर रहे थे। अभी वाकई में 10 लोगों की जरूरत है, तो 10 लोग तब तक आएंगे, तब तक एमपी क्या होएगा? बढ़ेगा। अब तुम करने लगे मशीनरी के साथ जबरदस्ती। तुमने एक ही मशीनरी के ऊपर कितने लोग लगा दिए? 11। अब बढ़ाते जा रहे हो, 11 12 13 14, मशीनरी की जान निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? हाँ बोलो। तो उस केस में क्या होगा? हाँ मशीनरी का फुल यूटिलाइजेशन तो हो चुका, इनफैक्ट
ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ओवर यूटिलाइजेशन। तो एमपी क्या होना चालू होगा? घटना चालू होगा। और अब हो गई हद, अब हो गई हद। तुमने एक के ऊपर लगा रखी 20 20 25 25, कोई हिसाब ही नहीं है। तो बताओ, तो मशीन निहावली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे वो प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग करेगी कि नहीं करेगी? अरे जाने दो यार, तुम्हें समझता नहीं है। अगर आप एक ही मोबाइल में, है ना, 70 टैब आपने खोल दी, एक मोबाइल की कैपेसिटी है कि तुम 20 टैब खोलो साइड बाय साइड, है ना, तो उसकी जो रैम रोम है वो प्रॉपर फंक्शन करेगी। yes or no? बात समझ में आ रही है? अच्छा कोई बात नहीं, तुमने 5 खोली। अभी जब तुम क्या कर रहे हो, 6 7 8, तो जो आपका मोबाइल है, जो आपका टैबलेट है, वो बराबर से क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है। उसकी कैपेसिटी थी 20 की, तुमने उसमें खोल दी 25 टैब। अब लैग करने लग जाएगा कि नहीं करने लग जाएगा? तुमने सारी हदें पार करके, ठीक है ना, तुमने खोल दिया 50 70 टैब। अब बताओ, समझ आ रहा है ना? तो ये वही तो लॉ है। हाँ बोलो ना। तो ये बोल रहा है कि शुरुआत में बच्चों क्या होता है, शुरुआत में जो आपका जो फिक्स फैक्टर होता है ना, उसका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होता कृष्णा। क्या नहीं होता? फुलर यूटिलाइजेशन। मतलब शुरुआत में जितना यूज उसका होना चाहिए था उतना हो नहीं रहा है। तो जब आप उस पर एक्स्ट्रा लेबर लगाओगे तो उसका उतना यूज होएगा जितना उसका यूज होना चाहिए था। तो आउटपुट शुरुआत में बढ़ता है, फिर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो आउटपुट कम होना चालू होता है एडिशनली, ठीक है ना। और फिर तुम करते हो उसके साथ में, वो बोलते हैं ना कि कोरी जबरदस्ती कर रहे हो, कोरी जबरदस्ती। तो अब वो मशीनरी कुछ भी आउटपुट जनरेट करके नहीं देगी। एमपी उल्टा और क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि तुम पुराने लोगों को भी क्या नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं अरे भाई, तुम्हें नहीं करना तो हमने तो करने दो, ठीक है ना, वैसा। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये मैं तब से यही तो बता रहा हूँ आपको। टॉपिक क्या है? जो फर्स्ट स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, उसके कॉजेज क्या है, उसके कारण क्या है। मतलब शुरुआत में एमपी बढ़ता क्यों है, या टीपी बढ़ता है तो तेज स्पीड से क्यों बढ़ता है, उसके कारण क्या है। देखो ये लिखे यहाँ पे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ, टाइम मत देखो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर अकर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है वो इन फैक्टर की वजह से आता है। पहला, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, क्योंकि शुरुआत में क्या नहीं होता, फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता फिक्स फैक्टर का मशीनरी का। तो जैसे जैसे हम एडिशनल लेबर लगाते हैं तो उसका फुल यूटिलाइजेशन होना चालू होता है। नहीं समझा? पढ़ के देखना। इन द इनिशियल स्टेज फिक्स फैक्टर्स जैसे कि मशीन रिमेन अंडर यूटिलाइज। वो क्या रहती है? अंडर यूटिलाइज रहती है। क्यों रहती है अंडर यूटिलाइज? जितने कम वर्कर लगे हुए हैं उस पे, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, अभी वो ज्यादा को झेल सकती है, तुमने उस पर लगाई कम है, ठीक है। आगे, इट्स फुलर यूटिलाइजेशन कॉल्स फॉर ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अगर आप तुम इसे, मतलब आप इसे क्या करना चाहते हो, वाकई में इसको फुल यूज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एडिशनल लेबर लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। Hence, initially additional units of the variable factor add more and more to the total output। तो शुरुआत में जैसे ही आप लेबर बढ़ाते हो तो शुरुआती स्टेज में, इनिशियल स्टेज में ज्यादा से ज्यादा एड ऑन होता है किसमें? टोटल आउटपुट में। यानी कि जो टीपी बढ़ता तो है लेकिन तेज स्पीड से बढ़ता है, और एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस। या अगर एमपी की लैंग्वेज में बोलो तो एमपी क्या होता है? इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, एक हेडिंग बताओ मेरे को, एक रीजन बताओ कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्यों आता है। बिकॉज अभी तक मशीनरी फुल यूटिलाइज नहीं हुई है। जब आप एडिशनली लेबर लगाओगे तो मशीन फुल यूटिलाइज होना चालू होगी। तो शुरुआत में प्रोडक्शन जो बढ़ता है वो तेज स्पीड से बढ़ता है, ऐसा उसने बोला। समझ में आई बात? दूसरा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। अब ध्यान से सुनना, कभी बच्चों डिस्कवरी पे प्रोडक्शन लाइन देखी आपने? फूड फैक्ट्री देखा है, एक प्रोग्राम करके था फूड फैक्ट्री। एक कन्वेयर बेल्ट देखिए, कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट बहुत तेजी स्पीड से चलती है, उसके ऊपर वो प्रोडक्ट रखे होते हैं। मतलब वो इधर से, लेट सपोज अमूल की फैक्ट्री देखना आप। अमूल, मैंने यहाँ पे वीडियो भी दिखाई थी आपको बिजनेस स्टडीज में, कि उसमें से मशीनरी में से, जैसे लेट सपोज क्या है, अमूल का मिल्क है, तो वो पैकेट में जाना है तो वो मशीनरी में से निकल रहा है, उतना ही निकलता है। फिर वो आगे जाता है, फिर वहां पे वो एकदम से वो एक मशीनरी होती है उसे पैक करती है, वो कन्वेयर बेल्ट चल रही होती है बहुत तेजी स्पीड से, जा जा करके जो प्रोडक्ट है वो एक जगह इकट्ठा होता रहता है। अलग अलग जगह उस मशीनरी के चारों ओर लोग खड़े रहते हैं,
रहते कि नहीं रहते हैं। मान लिया वो कन्वेयर बेल्ट पे चल रहा है तो वो उठा उठा करके उस किस में रखते हैं, वो जो बेसिकली जो बॉक्सेस होते हैं उनमें रखते हैं, फिर वो उठा करके उधर रख देते हैं, अगले वाली पे रख देते हैं, फिर वो अगले वाली कन्वेयर बेल्ट पे जाकर के वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पे एक रोबोट होता है, बड़ा सा रोबोट होता है, और वो उसे पूरा क्या कर देता है, रैप कर देता है। फिर एक छोटा सा ट्रक आता है, मतलब वो ऐसे होता है, रोबोटिक टाइप से होता है, और वो पूरे के पूरे बंडल को जाकर के कहाँ पे स्टोर कर देता है, वेयर हाउस में। हाँ बोलो। ये मशीनरी लगी हुई है और मशीनरी के आसपास लोग लगे हुए हैं। हाँ बोलो ना। अब शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में जैसे मान लिया उस मशीनरी के ऊपर 10 लोग चाहिए, है ना, 10 लोगों की जरूरत है, लेकिन हमने लगाए कितने हैं, 5 लोग लगाए। कितने लोग लगाए, तो यानी कि ये 10 लोग ही, सॉरी ये 5 लोग कितने लोगों का काम कर रहे होंगे, 10 लोगों का काम कर रहे होंगे। मान लिया एक प्रोडक्ट अभी यहाँ पे रखना होता है, उसे फिर वहां पे जाकर के उठाना होता है। अब जब हमने 10 लेबर की जरूरत है, लगाए कितने हैं, 5, तो ये यहाँ का भी काम कर रहा है और वहां का भी काम कर रहा है। जब ये वहां से उठा करके रखता है तो इधर इतने ही इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, और जब इधर से रखता है तो उधर क्या हो जाता है। मतलब ऐसे करके बेसिकली ये 2 बंदों का काम कर रहा है, सिंगल बंदा। तो आप मुझे बताओ कि अपने काम में बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा, नहीं होगा ना। हाँ बोलो ना, क्योंकि काम डिवाइड हो रखा है और इसे 2-2 लोगों को क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। उल्टा इससे काम होगा नहीं, उल्टा काम बढ़ जाएगा। हाँ बोलो ना। अरे नहीं समझा क्या, इतने ही वहां से हटाने के लिए गया वो प्रोडक्ट को उस कन्वेयर बेल्ट पे से, यहाँ पे आकर के बहुत सारे इकट्ठे हो गए, उसके ऊपर क्या लग गया, वो जाम हो गया, मतलब उस पे लोड ज्यादा आ गया, या वो जो प्रोडक्ट है यूनिट से वो कन्वेयर बेल्ट पे से इधर उधर गिर के मतलब वो होने लगी, उस कन्वेयर बेल्ट पे से नीचे गिर गई। ऐसा होगा ना। तो आपको क्या लगता है, जब 5 लेबर आपने लगाई है, जरूरत थी 10 लोगों की, तो क्या यहाँ पे जो आउटपुट है वो ज्यादा होएगा या कम होएगा, कम। अभी 5 ही लगे हुए हैं, कम होएगा। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा क्या करोगे, लगाओगे, तो हर एक बंदा अपना अपना काम करेगा ना, जो जिसका काम है, तो ऐसे में आउटपुट ज्यादा होएगा कम होएगा, ज्यादा होएगा। वही लिखा है यहाँ पे, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। शुरुआत में जैसे जैसे आप क्या करते हो, वेरिएबल फैक्टर को डिप्लॉय करते हो, लगाते हो, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है। उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है। एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, जब आप एडिशनल क्या लगाते हो, वेरिएबल फैक्टर लगाते हो, एडिशनल लेबर लगाते हो, इनेबल्स, इससे होता क्या है बच्चों, प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। आप क्या करते हो, आप लेबर को डिवाइड कर देते हो, जिसका जो काम है उसे वही सौंपते हो, ठीक है ना। दैट रेजेस द एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर, जिससे उसकी क्या बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। अदरवाइज तो आप 5 लोगों से कितने लोगों का काम करा रहे थे, 10 लोगों का काम करा रहे थे। लेकिन अब वाकई में एक एक लोग बढ़ करके 10 लोग तक आएंगे तो सब अपना अपना काम करेंगे, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। अकॉर्डिंगली द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर टेंड्स टू राइज। तो इससे क्या होगा, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो एक बंदे की क्या होती है, इंक्रीज होती है। वरना तो वो शुरुआत में ये बोलता है, अरे भाई मैं ये वाला काम करूंगा, ये वाला काम करो, मेरे ही पागल बना दिया तुमने। किसकी, प्रोड्यूसर नहीं, मतलब एक बंदे की प्रोडक्टिविटी का मतलब है एक लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मतलब जो शुरुआत वाली जो लेबर है ना, उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब तक जितने रिक्वायर्ड लेबर है तब तक उतनी लेबर नहीं आती, तो तब तक ना सारे लेबर की एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि हर एक इंसान फिर अपना अपना जो उसे काम एलोकेट हुआ है, जो उसे टास्क मिला है, वो वही करता है। अदरवाइज पहले एक ही बंदे को 2-2 3-3 लोगों का काम करना पड़ रहा था, ठीक है ना। अच्छा, और लास्ट है बच्चों, वैसे तो आपने अपने रजिस्टर पैक कर लिए, सिग्नल दे दिया, लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती आपको थर्ड हेडिंग पढ़ा रहा हूँ, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। एक बात बताओ ना यार, जरूरत तो 10 लोगों की थी, लगे हुए कितने लोग थे, 5 लगे हुए थे, या 6 लगे हुए थे, 3 लगे हुए थे, 4 लगे हुए थे, 7 लगे हुए थे, कुछ भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी फिक्स फैक्टर के बीच में और वेरिएबल फैक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा ना। कोऑर्डिनेशन समझ रहे हो, कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, तालमेल बन पा रहा है। वैसे तो कोऑर्डिनेशन 12th का टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सुन लो। कोऑर्डिनेशन का मतलब बच्चों क्या है, जस्ट सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आप किसी कॉन्सर्ट में गए, अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में गए, अब वो अरिजीत सिंह क्या कर रहा है, वो गाना गा रहा है, पीछे से जो कीपैड वाला है वो अपनी धुन में कुछ भी बजा रहा है, वो बोल के निकल लिया वो अब बजा रहा है, धुन पीछे से अब दे रहा है, ठीक है ना। आप मुझे बताओ क्या वो गाने में कोऑर्डिनेशन होगा कि नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल, है ना, सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली। क्या, कि जब वो बंदा बोल रहा है, अभी बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल भी देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कभी कभी लिख देता हूँ मैं, मतलब कभी कभी क्या लिखता हूँ मैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं तो लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे बाद में आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो मैंने लिखा
कभी कभी स्क्रीन पे वो बाद में आता है नेटवर्क इश्यूज की वजह से। तो क्या मेरे लिखने में और यहाँ पे स्क्रीन में रिफ्लेक्ट होने पे कोऑर्डिनेशन है? नहीं। और जब मैं इंस्टेंटली ऐसे लिखता हूँ और वो बैक टू बैक चिपक के उधर आता है, हाँ बोलो ना, तो कोऑर्डिनेशन है या नहीं है? हाँ बोलो ना। अच्छा, अगर ये इसमें कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा तो कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो कि नहीं हो सकते? मैं अपनी धुन में चल रहा हूँ, तुम अभी से कह रहे हो आएगा आएगा, मेरा कराना अर्जुन आएगा, ठीक है ना, तो दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है बच्चों, शुरुआत में जब 10 लेबर की जरूरत थी, तुमने 5-6 लेबर लगाई है, तो मशीनरी के बीच में और लेबर के बीच में कोऑर्डिनेशन बना ही नहीं, कोऑर्डिनेशन बना ही नहीं। और जब कोऑर्डिनेशन बना ही नहीं था अभी तक और तुम लेबर लेके आओगे तो कोऑर्डिनेशन बनेगा, और जब कोऑर्डिनेशन बनेगा तो आउटपुट ज्यादा होएगा। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। 3 हेडिंग है। पहली क्या? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। शुरुआत में मशीनरी फुलर यूटिलाइज नहीं होती, बाद में होना चालू होती है, तो एमपी बढ़ता है। तो इससे क्या भी होती है बच्चों, जब लेबर आप एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा इन द सेंस कि जब एक अप टू द सर्टेन लिमिट एक लेबर आप क्या करते हो, इंक्रीज करते जाते हो, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है लेबर की। और तीसरा बेटर कोऑर्डिनेशन होता है किसके बीच में? फैक्टर के बीच में। इसका टेक्स्ट पढ़ देता हूँ। सो लॉन्ग एज द फिक्स फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज, जब तक आपने फिक्स फैक्टर को यानी कि मशीनरी को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। एन एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, जैसे जैसे आप एडिशनल किसको यूज करोगे, लेबर को यूज करोगे, लगाओगे, तो उससे क्या होगा? टेंड्स टू इंप्रूव द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। इससे क्या इंप्रूव होएगा? कोऑर्डिनेशन क्या होएगा? इंप्रूव होएगा। तालमेल क्या होगा? अच्छा होगा। किसके बीच में? बिटवीन द फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट टोटल आउटपुट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। इट मींस एमपी टेंड्स टू राइज। यस और नो? आज तो हमने कॉजेज देखे बच्चों किसके? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के। कल देखेंगे हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के। और ये समझो बच्चों लगभग लगभग 50% ये चैप्टर क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। इनफैक्ट 50% से ज्यादा ही हो गया, ठीक है ना। मुश्किल से मुश्किल दो क्या मुश्किल से मुश्किल 6 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, मुश्किल से मुश्किल 2, और हद से हद, वैसे वो हद तक जाएंगे नहीं हम, 2 क्लास में ही क्या हो जाएगा? चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाकी करेंगे कल। परसों है ना आपका एग्जाम? परसों? परसों से अगले दिन, बस तो आराम से परसों तक तो आराम से हो जाएगा यार, ठीक है ना। कल मिलते हैं बच्चों। क्या चीज?